अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है। तो आज हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज मोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो मोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के रीअरेंजमेंट्स हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन से जरा हट करें। फॉर एग्जाम्पल, हम जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं हम देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन है वो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर हो रहा होता है और बाकी रिमेनिंग जो स्केलेटन होता है किसी भी कंपाउंड का वो अनचेंज रहता है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती। लेकिन जो आपके पास रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है इसमें ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देकर चलूंगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 ब्यूटीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ये ब्यूटीन है। अगर हम यहाँ पर इसकी हाइड्रोजनेशन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम, कोई भी आप कैटालिस्ट यूज करें, टेम्परेचर दें, जो भी कंडीशंस हैं, तो होगा क्या कि इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होता है और हमारे पास ब्यूटेन बनते हैं, है ना। CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो आपने देखा कि यहां पर ही रिएक्शन हो रही है और एक एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या इस कार्बन पर कोई चेंज आया? ये जो CH3 है यहां पर भी क्या है? CH3। अच्छा, ये वाली CH3 यहां पर भी क्या है? CH3 है। मतलब कि इस रिएक्शन में इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर ही रिएक्शन हो रहा है और बाकी जो भी स्केलेटन है ये चेन आप जितनी मर्जी लंबी कर लें, इधर CH2 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 CH3, जैसे मर्जी आप इसको बढ़ाते जाएं, यहां पर भी इसको एक्सटेंड करते जाएं। तो जो रिमेनिंग आपके पास स्केलेटन है कंपाउंड का वो एज इट इज ही यहां पर आ रहा है। ये तो है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे रिएक्शंस। लेकिन अगर हम यहीं पर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की बात करें तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में पूरे का पूरा कंपाउंड खुद को मॉडिफाई करता है और पूरे का पूरा स्केलेटन ही चेंज होकर आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अगर मैं आपको रीअरेंजमेंट, देखिए नाम से आपको क्या पता चल रहा है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंज कर देना। जो पहले से ही चीज मौजूद है उसी को आपने रीअरेंज करना है, कुछ बाहर से। ये एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शंस भी होते हैं। लेकिन जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं उसमें ना तो कोई बाहर से चीज ऐड होगी ना कोई कंपाउंड से बाहर निकलेगी। जो ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं वही आपस में रीअरेंज होंगी और आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, कोई आपके पास जैसे रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, कैटालिस्ट, वो सब चीजें चलेगी, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट होगी और रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिलेगा और बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। हम डिफरेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। होप सो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ आया होगा कि हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं। अब जैसे रीअरेंजमेंट नाम से आपको पता चल रहा है कि किसी चीज को रीअरेंज करना। मैं आपको कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, इंडस्ट्रियल, इन्वायरमेंटल, सभी की बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं। तो अब आपको कोई बुक फाइंड आउट करनी है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि यार कौन सी बुक कहाँ पर है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप इनऑर्गेनिक की बुक्स को अलग कर दें, फिजिकल की बुक्स को अलग कर दें, एनालिटिकल की बुक्स को अलग कर दें, ऑर्गेनिक की बुक्स को अलग कर दें, तो अब आपके लिए बुक्स को फाइंड आउट करना भी आसान है। तो आपने किया क्या बेसिकली कि जो ऑलरेडी बुक्स पढ़ी थी सिर्फ उन्हीं को आपने रीअरेंज कर दिया। कंपाउंड्स में भी इसी तरह होगा कि आपके पास कोई बाहर से चीज नहीं ऐड होगी ना ही कंपाउंड से निकलेगी, बस उसी कंपाउंड को रीअरेंज करेंगे और आपको एक नया प्रोडक्ट मिलने वाला है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रीअरेंजमेंट की एग्जांपल क्या है और इसकी आपके पास कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन भी हम इसकी करेंगे। देखें, कोई आपके पास एक
कंपाउंड है ए और बी, इस पर ये ग्रुप एक्स अटैच है, सही है। आप क्या करें कि अगर रीअरेंजमेंट करें, ये आपके पास जो है, जो अलमद्दा होता है ना, आप उर्दू की बुक्स में पढ़ते हैं यू करके, केमिस्ट्री में ये रीअरेंजमेंट का साइन है, ठीक है। तो जहां भी मैं ये यूज करूंगा इसका मतलब होगा रीअरेंजमेंट, ओके। अब रीअरेंजमेंट होगी तो यहां पर देखें कि आपके पास ये पूरे का पूरा जो एक्स ग्रुप है ये ए से माइग्रेट करके इस बी के पास चला जाएगा। तो होगा क्या कि यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी, ये वाला बॉन्ड आपके पास टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड आपके पास क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। और ये आपके पास क्या बनी, ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनेगा। और देन आपके पास जब ये रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो गई तो होगा क्या कि जो आपके पास ग्रुप ए पर अटैच था वो बी पर चला जाएगा। तो यहां से यहां पर बेसिकली हुआ क्या, माइग्रेशन ऑफ एक्स ग्रुप हुई, जिसको हम क्या कहेंगे कि भाई आपके पास रीअरेंजमेंट हो गई। तो बस यही है, द माइग्रेशन ऑफ एनी ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखिए हमने पर्टिकुलर एग्जांपल से, जर्नल एग्जांपल से ही उसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो डेफिनेशन आपके पास क्या बनेगी, दी माइग्रेशन ऑफ ग्रुप फ्रॉम one atom to another atom within a molecule is called rearrangement reaction, okay। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो यहां पर यूज होंगी। फर्स्ट है आपके पास माइग्रेटरी ग्रुप, ओके। फर्स्ट आपके पास टर्म है माइग्रेटरी ग्रुप, सेकंड है आपके पास माइग्रेटरी origin, and third is migratory terminal। अब इनका मतलब क्या है बेटा, जो आपके पास ग्रुप माइग्रेट कर रहा होगा, द ग्रुप दैट्स माइग्रेट इज कॉल्ड माइग्रेटरी ग्रुप, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल की बात करें तो जो एक्स है ये आपके पास क्या है, माइग्रेटरी ग्रुप है, सही है। माइग्रेटरी ओरिजिन क्या है, जिस एटम से ग्रुप माइग्रेट करके जा रहा है उस एटम को हम क्या कहेंगे, माइग्रेटरी ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां पर इस एग्जांपल में ए जो एटम है ये आपके पास माइग्रेटरी ओरिजिन है, जहां से एक्स ग्रुप माइग्रेट करके इस बी के पास जा रहा है, तो ए इज द माइग्रेटरी ओरिजिन, ओके। अच्छा, माइग्रेटरी टर्मिनल वो वाला कार्बन जिस पर ग्रुप जाकर अटैच हो गया, जैसे इस एग्जांपल में ए इज अ माइग्रेटरी ओरिजिन, ए से गया बी पर, तो बी आपके पास क्या है, माइग्रेटरी टर्मिनल है। तो याद रखेंगे कि जो ग्रुप माइग्रेट करता है उसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी ग्रुप, जिस कार्बन एटम से ग्रुप माइग्रेट करके जा रहा है उस कार्बन को बोलेंगे माइग्रेटरी ओरिजिन, और जिस कार्बन पर जा चुका है उस कार्बन को वो बोलेंगे माइग्रेटरी टर्मिनल, ओके। तो ये वाइवा में या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये छोटी छोटी टर्म्स को आप याद रखेंगे। अब याद रखिएगा कि ये जो माइग्रेटरी ग्रुप है ये तीन तरह से माइग्रेट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल, ओके। तो अगर ये आपके पास माइग्रेटरी ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में जाए तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप, ओके। तो क्या कहेंगे इसको,
न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप, तो आप कहेंगे द ग्रुप दैट माइग्रेट्स विद इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप। मतलब ये, अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब यहां पर आप देखें, अगर एक्स आपके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकले इन द फॉर्म ऑफ एक्स नेगेटिव, तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप। सही है। अच्छा, सेकंड, अगर ये आपके पास माइग्रेटरी ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में निकले, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होकर निकले, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप। तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द ग्रुप दैट माइग्रेट्स विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप। जैसे यहां पर देखें, अगर ये एक्स जो आपके पास माइग्रेटरी ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए को देकर विदाउट इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल जाए, सही है, इस फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप है। अच्छा, थर्ड आपके पास है फ्री रेडिकल माइग्रेटरी ग्रुप। अब फ्री रेडिकल क्या है? हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। द ग्रुप दैट माइग्रेट्स विद ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल इज कॉल्ड फ्री रेडिकल माइग्रेटरी ग्रुप। जैसे यहां पर देखें, अगर ये एक्स अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाए और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ जाए, तो इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल यहां से जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास फ्री रेडिकल माइग्रेटरी ग्रुप होगा। सही है। लेकिन याद रखें कि ज्यादातर जो आपके पास माइग्रेशंस होती हैं वो होती हैं न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप। सही है। जितनी भी, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस आप देखेंगे, जितने भी हम अक्सर पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि ज्यादातर जो आपके पास माइग्रेशंस हो रही हैं वो न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेशंस होती हैं। उसकी वजह यह है कि जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेशंस हैं, उनकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल बनती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। ओके, तो इस चीज को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं उनकी एनर्जी लेवल डायग्राम से। लेकिन एक दो बातें याद रखें कि जो आपके पास ये रीअरेंजमेंट होगी ना, ये आपके पास ज्यादातर 1-2 शिफ्ट होगी, मतलब बगल बगल की कार्बन से। जैसे यहां पर देखें, ये अगर आप फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड कार्बन है, सही है। तो जो साथ साथ वाली आपके पास कार्बन होंगी, ये 1-2 शिफ्ट होगी, सही है। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो इस कार्बन पर कोई अगर ग्रुप है तो यहां से माइग्रेट करके वो थर्ड कार्बन पर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। पहली कार्बन ये है, तो ग्रुप माइग्रेट करके सेकंड कार्बन पर जाकर अटैच होगा, सही है। तो ऐसा नहीं है कि पहली कार्बन पर अगर कोई ग्रुप अटैच है तो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ को छोड़कर कि पांचवी, छठी कार्बन पर जाकर अटैच हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ज्यादातर जो आपके पास माइग्रेशंस होती हैं या रीअरेंजमेंट होती हैं वो 1-2 शिफ्ट की होती हैं। और जो आपके पास ड्राइविंग फोर्स है रीअरेंजमेंट की, वो आपके पास स्टेबिलिटी होती है। मतलब कि स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपके पास माइग्रेशन करवाई जाती है। मैं आपको फॉर एग्जांपल यहां पर इतना रेज कर दूं। ओके, अगर हम कार्बोकैटायन की एग्जांपल लें, मतलब जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर जो आपके पास रीअरेंजमेंट्स होंगी वो स्टेबिलिटी की वजह से होंगी। तो हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्बोकैटायन है जो कि 1 डिग्री है, और आप जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये जो आपके पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर आप डायरेक्टली बेटा इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दें,
तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ ये होगी, और इस CH2 के साथ OH जाकर अटैच हो जाएगा, लेकिन ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जो आपके पास ये इंटरमीडिएट बना है ये खुद को रीअरेंज करके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकता है। कैसे? अगर आपके पास ये वाला जो मिथाइल है ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन कर दे और इस कार्बन से इस कार्बन पर जाकर अटैच हो, तो ये आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो मतलब कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम बाद में करवाएंगे, पहले यहां पर रीअरेंजमेंट होगी। तो जब रीअरेंजमेंट होगी तो ये 1 डिग्री जो आपके पास कार्बोकेटाइन है ये 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, जो कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। देन हम उस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे और हमारे पास जो है वो फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनेगी। तो यहां पर देखिए कि डायरेक्टली हम यहां पर OH का अटैक नहीं करवाएंगे, यहां पर पहले माइग्रेशन होंगी मिथाइल की। तो यहां पर देखो अगर ये वाला मिथाइल यहां से शिफ्ट होकर इस कार्बन पर आए, मतलब कि 1,2, तो देखें आपके पास बगल बगल की कार्बन, इस कार्बन से इस कार्बन पर, तो 1,2 शिफ्ट हो रही है, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी और आपके पास CH3CCH3CH2CH3 यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप देखें ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो मोस्ट स्टेबल है। अब यहां पर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे और तब आपके पास जब प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये होगा। ये कार्बोकेटाइन था, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा यहां पर, ये प्रोडक्ट बनेगा और ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले रीअरेंजमेंट हुई क्योंकि वहां पर हमें स्टेबिलिटी मिल रही थी। सही है, तो बस याद रखें ज्यादातर आपके पास जो शिफ्टिंग होगी 1,2 शिफ्ट होगी और जो ड्राइविंग फोर्स है रीअरेंजमेंट की वो आपके पास ज्यादातर स्टेबिलिटी है। तो अब बात करते हैं कि हमने कहा कि ज्यादातर जो आपके पास माइग्रेशन होंगी वो न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेशन है। उसकी वजह यह है कि जो न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेशन है उनकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल बनती है और उसकी हम एनर्जी लेवल डायग्राम से समझते हैं। ओके, इसको रेज कर दूं। ओके, तो कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको वो चीज क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो इस तरफ हम लेंगे एनर्जी और यहां पर हम जो है वो ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ओके, चलिए यहां पर न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल, ये ट्रांजिशन स्टेट्स हैं आपके पास। ओके, अच्छा अब जब तो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है बॉन्ड बना रखा है तो उसकी जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो भी फिल होंगी और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स भी फिल होंगी। अच्छा, अगर हम बात करें फर्स्ट के माइग्रेटरी ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, मतलब कि वो अपने एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जब वो माइग्रेट करेगा तो भाई अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा तो वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां से गायब। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक की बात करें तो मतलब वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, मतलब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल पर छोड़कर जा रहा है, लेकर नहीं जा रहा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो वो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ही रहेंगे, वो कहीं भी नहीं जाने वाले। फ्री रेडिकल की बात करें,
फ्री रेडिकल मतलब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ जाएगा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो जो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन तो वो अपना लेकर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी रिमेनिंग रह जाएगा। अच्छा, अब ग्रुप माइग्रेट कर गया। अब हमें पता है कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। ठीक है, हमने ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वह तब हम ये पढ़ते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही अनस्टेबल होता है। सही है, तो अगर इसमें हम कंपैरिजन करें तो देखें न्यूक्लियोफिलिक में एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये स्टेबल है। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनस्टेबल है। फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक से कम स्टेबल है और इलेक्ट्रोफिलिक से ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा जो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो बनेगी न्यूक्लियोफिलिक की, फिर फ्री रेडिकल की और फिर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक की। सही है। अच्छा, अगर यहीं पर एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो एनर्जी का ऑर्डर उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। तो देखिए एनर्जी का ऑर्डर बताने के लिए एंटी बॉन्डिंग में जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा है। फिर आपके पास आता है फ्री रेडिकल और सबसे कम एनर्जी है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक की है। तो ये रीजन है आपके पास कि न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेशन इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल बनती है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं कि हम कौन कौन सी रीअरेंजमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी रीअरेंजमेंट्स हम कवर करने वाले हैं, तो उसका भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइप जो है आपके पास रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। वहां पर रीअरेंजमेंट होगी जो आपके पास कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। सही है। अच्छा, इसमें जो आपके पास इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्बोकेटाइन। जैसे हमने एक एग्जांपल भी की, उसमें भी जो मिथाइल शिफ्ट हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, कार्बन पॉजिटिव पर जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन आपके पास कार्बोकेटाइन ही तो होता है। सही है। तो आपके पास फर्स्ट जो रीअरेंजमेंट्स होंगी वो होंगी रीअरेंजमेंट्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। उनमें कौन कौन सी रीअरेंजमेंट्स हैं, फर्स्ट हम देखेंगे वैगनर मिर्वाइन रीअरेंजमेंट। सेकंड जो रीअरेंजमेंट्स आएंगी दैट इज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। थर्ड रीअरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर होने वाली है वो है वुल्फ रीअरेंजमेंट। फोर्थ इज बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। तो ये 4 तरह की जो रीअरेंजमेंट्स हैं ये होती हैं रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। ओके,
अब इसी तरह आपके पास जो सेकंड टाइप है रीअरेंजमेंट की, वो होती है रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, जहां पर जो नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वहां पर आपके पास रीअरेंजमेंट्स होंगी। सही है, तो सेकंड आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड आपके पास होंगी रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। अब इनमें कौन कौन से रीअरेंजमेंट्स हम पढ़ेंगे? फर्स्ट है आपके पास होफमान रीअरेंजमेंट, सेकंड होगी आपके पास लॉसन रीअरेंजमेंट, थर्ड आपके पास है स्मिड रीअरेंजमेंट, फोर्थ आपके पास होगी कर्टियस रीअरेंजमेंट। लिखते जाएं जरा, बड़ी लंबी सीरीज बनने वाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार है, आसान है अगर आप इसको अच्छे से समझे तो। फिफ्थ है आपके पास बैकमान रीअरेंजमेंट, बैकमान रीअरेंजमेंट। तो ये 5 तरह के रीअरेंजमेंट्स जो है, ये रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम होती है। सही है, तो इनको जरा आप नोट करें, फिर हम फोर्थ टाइप की बात करते हैं। ओके, फोर्थ आपके पास होगा, थर्ड आपके पास रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। अब ऐसे एटम पर, ऐसे ऑक्सीजन एटम पर माइग्रेशन होंगी जहां पर ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। सही है, तो उसमें कौन कौन सा होगा? अच्छा, इसमें हम अगर बात करें जो नाइट्रोजन एटम है, इसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, लिख लें। बाकी बहुत बातें ये डिस्कस होने वाली हैं, तो तब तो आपको ये चीजें हिफज हो जाएंगी। तो रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम में जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज नाइट्रीन। अच्छा, अब रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम में फर्स्ट हम देखेंगे बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट, या जिसको हम बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ओके, बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन बोल लें, बेयर्स विलिजर रीअरेंजमेंट बोल लें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये वाली जो रीअरेंजमेंट होगी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम पर होने वाली है। सेकंड जो है इसमें आती है वो है डेकन रीअरेंजमेंट। ओके, तो ये दो ही आपके पास रीअरेंजमेंट्स इसमें आती हैं। अच्छा, फोर्थ टाइप की बात करें, रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नो, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम। फोर्थ टाइप की जो रीअरेंजमेंट होगी वो होगी रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम, जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो है कार्बो एनाइन। ओके, यहां पर कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बनता है और यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। अच्छा, इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम की? फर्स्ट है फेवरिस्की रीअरेंजमेंट,
फेबरस्की रीअरेंजमेंट, सेकंड आपके पास आएगा विटेज रीअरेंजमेंट, थर्ड इसमें आती है स्टीवंस रीअरेंजमेंट, और फोर्थ इसमें आती है नेबर रीअरेंजमेंट। ले जी, ये चार तरह की जो रीअरेंजमेंट्स हैं, ये रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम में हम पढ़ने वाले हैं। तो टोटल तकरीबन तकरीबन 14 से 15 रीअरेंजमेंट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम और इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम पर जो रीअरेंजमेंट्स होंगी उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से तरह के माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट कर सकते हैं, कौन सी ज्यादा स्टेबल होती हैं, और इनकी टाइप्स को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अब हम पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम की रीअरेंजमेंट। और नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है इंशाल्लाह वेगनर मिरवाइन रीअरेंजमेंट पर। तो तब तक के लिए आप इजाजत दें और इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लें। और आज तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी था, लेकिन इंशाल्लाह अब हम वन बाय वन करके इसको डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।